Hello everyone and welcome to yet another video in the Short Mein Samjhao series. The topic is still NPO but hopefully this will be the final video for this topic. पिछली वीडियोस में मैं अब तक आपको NPOs का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ और we have solved a question together in the Solve With Me series. If you have not watched those videos, please click on the iCard and watch the videos. And in this video we are solely focusing on some of the very tricky adjustments. ऐसी एडजस्टमेंट्स जो ऐसे मतलब काफ़ी ढूंढने से मिलती हैं, ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट मिस हो सकती हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन वो एडजस्टमेंट्स ढूंढ के उनको ट्रीट करने के लिए. ठीक है, सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वर्सेज एज ऑन डेट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस फॉर द ईयर वर्सेज एज ऑन डेट. तो आपने वो वाला सीरियल देखा है जिसमें वो राशि थी जो कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा, राइट? तो उन सीरियल्स में क्या होता है, सबसे पहले जब सीरियल शुरू होता है ना, उससे पहले आता है एक कहानी अब तक, है ना, जिसमें वो सारा बताते हैं कि जब से सीरियल शुरू हुआ है और अब तक क्या क्या हो चुका है ना. कल मेरी साड़ी में जूस गिरा था, मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई रसोड़, राइट? फिर दिखाते हैं वो उस टाइम का एपिसोड जिसमें वो बताते हैं कि वो राशि थी, राइट? मतलब एक होता है कहानी अब तक कि अब तक क्या हो गया, और फिर होता है कि उस एपिसोड में क्या हुआ. वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं, फॉर द ईयर और एज ऑन डेट. फॉर द ईयर मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए. मतलब अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, तो फॉर द ईयर मतलब सिर्फ इस ईयर में जो घटनाएं घटी, सिर्फ इस ईयर में जो हमने अर्न किया, स्पेंड किया, वो सब. और एज ऑन डेट मतलब 31 मार्च 2020 तक जो कुछ भी हो गया, फिर वो 2019 में हुआ, 2018 में हुआ, 2017 में हुआ, जब भी हुआ. ठीक है, सो +1 में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखते हैं, बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, तो हम हेडिंग जब देखते हैं तो वो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ उस साल के परटेनिंग जो है इनकम और खर्चे जो हैं वो दिखाए जाते हैं, राइट? बट जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की हेडिंग में लिखते हैं एज ऑन डेट, क्योंकि वो एसेट और लाइबिलिटी की पोजिशन बताता है, राइट? तो लाइबिलिटी भले ही 2018 की है, 2019 की है या 2020 की है, अगर वो पे करने वाली है तो वो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी. क्यों? बिकॉज इट इज एज ऑन डेट, कहानी अब तक, राइट? जबकि प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर सिर्फ उस साल की कहानी या सिर्फ उस एपिसोड, सिर्फ उस अकाउंटिंग पीरियड के एपिसोड में, राइट? सो नाउ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वर्सेज एज ऑन डेट, ये सब्सक्रिप्शंस में कैसे आ रहा है? सी फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अब ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑन 31 मार्च 2019 आर 500. ठीक है, 2019 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 500 थी, मतलब 31 मार्च 2019 को हमें पता है 500 रुपये हमें अभी मिलने बाकी हैं, राइट? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 हमने 35,400 रुपया रोकड़ा मिला सब्सक्रिप्शंस का, जिसमें से 400 इज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. मतलब पिछले साल का जो 500 हमारा आउटस्टैंडिंग था उसमें से इस साल हमें 400 मिला है, सिर्फ पूरा नहीं मिला, सिर्फ 400 मिला है, राइट? 1200 इज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, 300 इज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22. मतलब ये दोनों हैं सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है, 31 मार्च 2020 को आने वाले सालों के लिए सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिली, मतलब ये दोनों तो माइनस होंगे. एडवांस का फंडा सिंपल होता है, जो इस साल अगले साल के लिए मिला वो सारा माइनस करना है, जो पिछले साल इस साल के लिए मिला था वो ऐड करना है, राइट? अब ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 400. फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर मतलब सिर्फ उस साल की सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग. मतलब 31 मार्च 2020 को अगर तुम्हारे 200 मेंबर हैं और वो 100 फॉर एग्जांपल 200 मेंबर है, 100 रुपये की सब्सक्रिप्शन है सबकी, तो 20,000 रुपये अगर मिलने थे तो फॉर द ईयर इस 20,000 में से तुम्हें 400 रुपये नहीं मिले. इसमें इट डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, इट इंक्लूड्स जस्ट फॉर द ईयर एंडेड, सिर्फ 31 मार्च
मतलब 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच में तुम्हें कितना पैसा नहीं मिला है उस पीरियड के पर्टेनिंग। रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 1100, मतलब ये है पिछले साल जो इस साल के लिए मिला था, तो ये तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एडवांस वाला तो सिंपल है, राइट। बट अब अगर आप देखो कि इसको कैसे ट्रीट करें, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग की ना 2 फिगर्स आ रही हैं। एक आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग टोटल इतना था, पर इसमें से रिसीव सिर्फ इतना हुआ है, और ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 भी है। अब इसको सॉल्व करने के 2 अप्रोचेज हैं। सी, एक तो है कि आप फॉर द ईयर वाली अप्रोच लगाओ, मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ये सिर्फ 31 मार्च 2020 वाले ईयर के पर्टेनिंग है, राइट। तो आप क्या करोगे उस केस में, जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो आपने माइनस करनी है ना, ये वो आप सिर्फ वो अमाउंट माइनस करोगे जो आपने एक्चुअली में रिसीव किया है पिछले साल के पर्टेनिंग, ठीक है। क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर जो एंड में आप आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हो उसमें आप पिछले सालों का ऐड नहीं करें। अगर आप देखो कि अभी भी 31 मार्च 2019 का जो आउटस्टैंडिंग हमारा बच रहा है ना, वो 500 माइनस 400, 100 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है। बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर में ये वाला अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। इट डज नॉट इंक्लूड द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2019, राइट। तो जब आप फॉर द ईयर वाली अप्रोच लगाते हो ना, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर जब आप एंड में ऐड कर रहे हो, तो जो आपने बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग लेस करनी है ना, उसमें आप सिर्फ वो वाला अमाउंट इंक्लूड करोगे जो आपने एक्चुअली में रिसीव किया है पिछले सालों का इस साल में। इन दिस केस इट बीइंग ₹400, ठीक है। तो 400 लेस करोगे। एडवांस का तो मैंने सिंपल आपको बताया, सिंपल फंडा है, जो अगले सालों के लिए मिला वो माइनस हो जाएगा, जो पिछले साल इस साल के लिए मिला था वो ऐड हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 35,000। बट इसकी अब एक दूसरी अप्रोच भी है, एज ऑन डेट वाली। मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है ये, है ना, पर मैंने बताया बैलेंस शीट तो भैया एज ऑन डेट बनती है, ठीक है। तो जब आपको बैलेंस शीट में दिखाना है ना सब्सक्रिप्शंस का आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, उस केस में आपको 2020 की भी दिखानी पड़ेगी, 2019 की भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है, ठीक है। तो उस केस में सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर तो 400 हैं, ये सिर्फ 2020 की हैं, पर साथ में आपको जो 2019 की आउटस्टैंडिंग अभी भी बची हुई है ना, 500 माइनस 400, 100, वो भी दिखानी पड़ेंगी। ये आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट है, जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो फॉर द ईयर बनता है, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरी अप्रोच भी हम इसमें लगा सकते हैं, एज ऑन डेट वाली, जिसमें हम क्या करेंगे, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है पिछले सालों का, कितना मिलना चाहिए था, कितना, वो सब फ़र्क नहीं पड़ता। उस केस में क्या होता है, सिंपल आप टोटल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जितना है ना वो लेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कितना अमाउंट मिला कितना नहीं, टोटल आउटस्टैंडिंग आपने ले लिया, ठीक है। और एंड में जो आपने आउटस्टैंडिंग ऐड करना है ना, वो आप एज ऑन डेट करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में फॉर द ईयर दिया हुआ है, तो आप पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है ना वो भी कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड करेंगे, और फिर यही फिगर जो है आपकी बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर फॉर द ईयर वाली अप्रोच लगा रहे हो तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर आएगा, तो जो आपने शुरू में आउटस्टैंडिंग माइनस करना है वो सिर्फ उतना करोगे जो आपने अमाउंट रिसीव किया है एक्चुअली। पर अगर आप सब्सक्रिप्शंस एज ऑन डेट वाली अप्रोच लगा रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट में जो लास्ट में हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालते हैं, उसमें फॉर द ईयर और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड करेंगे। तो उस केस में जो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग आपने लेस करना है वो आप टोटल अमाउंट लेस करेंगे, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसमें से कितना रिसीव हुआ है कितना नहीं, ठीक है। दिस इज़ द एडजस्टमेंट फॉर सब्सक्रिप्शंस। कहानी अब तक वर्सेस रसोड़े में राशि थी। द सेकेंड जो एडजस्टमेंट है दैट इज तुम्हारी एडजस्टमेंट फॉर
फंड के एक्सपेंसेस। याद है मैंने बताया था कि इंडियन आइडल में कुछ लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो होते हैं नॉर्मल, है ना, कुछ होते हैं जो बहुत ना मतलब दिल छू जाते हैं। नेहा कक्कड़ रोने लग पड़ती है बिल्कुल ही, ओ हो नदियाँ बहती हैं नदियाँ, है ना। तो ऐसा ही एक कंटेस्टेंट आया, ठीक है, तो नेहा कक्कड़ रोने लग पड़ी, बहुत ऐसे एंजल वाली आवाज़ उसकी, बिल्कुल रोने लग पड़ी नेहा कक्कड़ बिल्कुल। उसने बोला भाई तू मुंबई छोड़, तू टॉप 5 की टिकट पकड़, टॉप 10 भी छोड़, तू टॉप 5 की टिकट पकड़। तो कंटेस्टेंट चढ़ गया सर पे। कंटेस्टेंट बोलता हाँ मेरे बिना तो शो ही नहीं चलना। तो वो बोलता कि हाँ ठीक है, पर ना मैं इस डेट को अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये शूटिंग जो है मैं 6 महीने बाद करूँगा। तो सब बोलते हैं अच्छा बेटा इतना उछल रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पर लगा रहा है ना तू, इसको काट देंगे हम, चुपचाप ये टॉप 5 की टिकट पकड़ और इस दिन में आ जाइयो। तो एक्स्ट्रा पर जो थे उसके, जो वो उड़ रहा था ना बड़ा, वो काट दिया, ठीक है। उसी वे में कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें फ़ंड का अमाउंट दिया होता है, तुम्हें फ़ंड से रिलेटेड डोनेशंस दी होती हैं और फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए होते हैं, ठीक है। सपोज़ फ़ंड 20,000 का है, उसमें से डोनेशंस और जो मिली हैं उस फंड के रिलेटेड 10,000 और उस फंड के एक्सपेंसेस 40,000 हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फंड की ही डोनेशंस है और फंड के ही एक्सपेंसेस हैं, तो इनको तो गोल्डन टिकट मिल गया बैलेंस शीट में जाने के लिए। क्यों? वो एनपीओ की कंसेप्चुअल वीडियो में देखना, पर्पस है, फंड है इस पे लिखा हुआ, इनका पर्पस डिफाइंड है, फंड वाली है। अरे वाह, इनको तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसी जनरल चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो सीधा हम फंड वाले सिंहासन में बिठाएंगे बैलेंस शीट में, है ना। पर ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये देखो कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ रहे। मतलब तुम्हारा फंड और डोनेशन मिला के 30,000 रुपया बन रहा है और एक्सपेंसेस अलग ही 40,000 में उड़ रहे हैं। अच्छा बच्चा, एक तो तुम्हें हमने बैलेंस शीट की गोल्डन टिकट दी और ऊपर से तुम फंड से ज़्यादा ही हो रहे हो, ज़्यादा ही उड़ रहे हो। तो ये जो एक्स्ट्रा पर है ना 30,000 माइनस 40,000, ये जो एक्स्ट्रा पर है ना 10,000 रुपया, बेटा ये काट के ना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। मतलब अगर फंड रिलेटेड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अगर फंड का बैलेंस और डोनेशंस मिला के एक्सपेंडिचर से कम बन रहा है, मतलब तुमने एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा कर दिए हैं फंड और डोनेशन का अमाउंट मिला के, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा ना उसको तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज करोगे, मतलब एक्सपेंस साइड में चार्ज करोगे, और बैलेंस शीट में फंड का अमाउंट तुम्हारा निल हो जाएगा। मतलब इसको रॉयल ट्रीटमेंट तब तक ही मिलेगी जब तक ये अपने दायरे में रहेगा, फंड के दायरे में रहेगा। जहां इसने पर फैलाने की कोशिश की, फंड और डोनेशन को मिला के ज़्यादा एक्सीड हुआ, वहीं पर उसके जो ये पंख हैं काट के वो जनरल वाली कैटेगरी में, जनरल डब्बे में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी तो थी ये एडजस्टमेंट। तीसरी भैया जी है जी एक हिडन एडजस्टमेंट, जो कि है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। क्या है ये? कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन ऐसे देगा, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना तुम्हारा, तो यहाँ पर रिसीट में दे देगा इंटरेस्ट, ठीक है, सपोज 2400 रुपये, और पेमेंट साइड में दे देगा भैया तुमने ना फिक्स्ड डिपॉजिट खरीदी थी साल की शुरुआत में 48,000 की, और इस पे जो इंटरेस्ट है 10% होना चाहिए। मतलब तुमने साल की शुरुआत में 48,000, और ये इसी के मतलब ये ऐसे होएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है वो इतना मिला है, ठीक है, रिसीव्ड, क्योंकि इसमें तो सिर्फ रोकड़े वाली आएगी ना, तो रिसीव्ड इतना है, और बोल रहे हो कि भैया साल की शुरुआत में ही ना तुमने एक एफडी खरीदी थी, ठीक है, 48,000 की, जिस पे 10% इंटरेस्ट तुम्हें मिलना था पूरे साल में। अब इस केस में क्या है, अगर तुम देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी बनना कितना चाहिए, तो वो बनना चाहिए पूरे साल का, ठीक है। ये 1 अप्रैल 19 को खरीदी थी तुमने, 31 मार्च 2020 का अगर तुमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पूरे साल का 10% के हिसाब से 48,000 पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, 4800। पर रिसीट साइड पे इंटरेस्ट दिखा कितना रहा है, सिर्फ 2400। अरे ऐसे कैसे, ये मैच क्यों नहीं हो रहा? ये मैच इसलिए नहीं हो रहा भाई कि रिसीट और पेमेंट में सिर्फ रोकड़े वाली अमाउंट आती है, तो ये सिर्फ वो इंटरेस्ट है जो तुम्हें कैश में रिसीव हुआ है, इसमें अक्रूड इंटरेस्ट कहीं नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि जो बच गया जो है ये इंटरेस्ट, ये अक्रूड इंटरेस्ट है,
हाँ, ये जो है ये तुम्हारा अक्रूड इंटरेस्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम्हारा 4800 का इंटरेस्ट दिखाया जाएगा और 2400 का जो इंटरेस्ट है तुम्हारा बचा हुआ, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी दिखाया जाएगा। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट देखते टाइम हमें पहले ध्यान रखना है कि कोई इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग या फिर उस साल हमने कोई ऐसी तो नहीं खरीदी जिस पे इंटरेस्ट बन रहा हो, ताकि अक्रूड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद ही। क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएगा, नहीं, क्वेश्चन आपको प्लेट में सर्व करके नहीं देगा, आपको थोड़ी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, बुफे की लाइन में खुद घूमना पड़ेगा, ठीक है, आपको कोई प्लेटों में डाल के नहीं देगा, राइट। सो ये 3 एडजस्टमेंट्स थी एनपीओ की, ओनली दीज 3, ईजी, नॉट वेरी टफ। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये वीडियो देखिए, पिछली 2 वीडियोस एनपीओ की देखिए, आपका एनपीओ पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। गुड लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।